कुचक्र पर कुचक्र, हर चक्र पर कुचक्र, शकुनी की मानिंद चाल पर चाल, छल पर छल, चीन है कि मानता नहीं। गलवान के कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह की रचना तो उसने बहुत तैयारी के साथ की थी, लेकिन अभिमन्यु की तरह कर्नल संतोष ने शौर्य का जो साक्षात्कार चीन को कराया है, वह अपने सैनिकों की लाशें तक गिनना भूल गया है। फिर भी दुर्योधन की तरह वह रार ठाने है। उन्माद में अंधा धृतराष्ट्र चीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह वही इंद्रप्रस्थ है, यानी दिल्ली है, जिसने धृतराष्ट्र के सब पुत्रों का समूल नाश किया था। फिर एक चीन की क्या बिसात है, वह यह भूल जाता है कि यह वही राष्ट्र है जो सुदर्शन चक्रधारी को भी पूजता है तो प्रेम की बंसी बजाने वाले मुरलीधर को भी। लेकिन जब यह शंखनाद करता है तो रणभेरी का कोई भी चक्रव्यूह हो टूट जाता है। आखिर क्या है चीन का चक्रव्यूह, कैसे टूटेगा चीन का तिलिस्म, आपको सब बताएंगे, बस देखते रहिए सरहद। नियंत्रण रेखा पर तनाव है। 15 जून की रात हुई हिंसक झड़प ने भारत और चीन को टकराव के मुहाने पर ला खड़ा किया है। एशिया के दो ताकतवर मुल्क की दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हालात सामान्य करने के लिए 3 चक्र में 30 घंटे तक की सैन्य वार्ता हो चुकी है। फिर भी एलएसी पर कुछ नहीं बदला है, क्योंकि इस बार चीन पूरी तैयारी के साथ आया है। गर्मी की पूरी बॉर्डर डिफेंस फोर्स को पीएलए में मिलाकर आया है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी कहते हैं कि गलवान में बहुत ही बुरी हार चीन को मिली है। राजनीति से लेकर सैन्य मोर्चे तक चीन घिरा हुआ है। इसमें वह अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया है। लेकिन इस चक्रव्यूह में चीन चेहरा कैसे बचाए, उसे समय देना होगा। हमने आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और राजनीतिक कार्रवाई कर दी है। अब वह धीरे धीरे भूमिका बनाएगा और पीछे जाएगा। समय थोड़ा लगेगा। गलवान में घटित हुए चीनी कुचक्र को लेकर चीन के दिमाग में क्या है, बरसों से क्या योजना बना रहा है। चीन में भारत की राजदूत और विदेश सचिव रह चुकी निरुपमा राव कहती हैं, वह बताती हैं कि कोलकाता में चीनी राजदूत माओ सिवाई ने 2013 में उन्हें लिखा था कि एलएसी ना उनके दिमाग में है और ना ही उनके मैप में, जब तक कि इस पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हो जाते। यानी राजदूत की शब्दों का अगर विस्तार करें तो चीन का साफ कहना है कि वह एलएसी को नहीं मानता है, वह उससे सहमत नहीं है। यानी उसका चक्रव्यूह विस्तारवाद जारी रहेगा। चीन ने जब पूरी दुनिया में अपना आर्थिक और सैन्य चक्रव्यूह रचा तो उसने एक एक करके हर जगह अपनी मनमर्जी की। यही वजह है कि आज 1-2 नहीं बल्कि पूरे 27 देश से उसका विवाद है। अब तक वह 41,000 किलोमीटर कब्जा कर चुका है। कर्ज के कुचक्र में फंसाकर पाकिस्तान, श्रीलंका सहित कई लैटिन अमेरिकी देश उसके नए शिकार हैं। एलएसी से सटा हुआ उसने निर्माण जब किया तो भारत ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन भारत ने चीनी कुचक्र चक्रव्यूह से निकलने के लिए जब एलएसी पर निर्माण शुरू किया तो उसने पहले गीदड़ भभकी दी और फिर चक्रव्यूह जो रचा उसकी घटनाक्रम बिहार रेजिमेंट ने ऐसा बदला कि पूरी जिंदगी उसे वो याद रखेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह रूस ने चीन को 1860 की याद 160 साल बाद दिलाई है। वही अफीम युद्ध जिसमें चीन ने अपना इलाका अपने हाथ से रूस के नाम कर दिया, रूस को सौंप दिया, आज दुनिया उसे व्लादिवोस्तोक शहर के नाम से जानती है। आर्थिक मोर्चे पर ऐप पर पाबंदी के साथ चीनी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारत ने शुरुआत कर दी है। कई ठेके भी रद्द किए जा चुके हैं। पाबंदी लगातार जारी है, लेकिन उसका असल चक्रव्यूह तोड़ा है लद्दाख में एलएसी के करीब निर्मित हो रही सड़क ने। उसके लिए विशेष तौर पर मजदूर ले जाए गए हैं। विशेष विमान से निर्माण शुरू हो रहा है। उसके छल को मात दिया है इस सड़क ने। लद्दाख में रणनीतिक सड़कों का निर्माण करके चीन को चुनौती दे दी है भारत ने। चीन यह भली बात समझता है कि यह चुनौती सीधे ही उसके 1 बेल्ट 1 रोड के लिए है। दौलत ओल्डी बेग के एडवांस हवाई अड्डे से चीन सहम गया है और इसकी इस तब्दीली पर उसकी बौखलाहट बहुत बढ़ गई है। वह अब तिब्बत और पाकिस्तान के लिए इसे चुनौती समझ रहा है। चीन का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीमू में उतर गए। वहां से संदेश बेहद साफ दिया कि शांति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी कमजोरी नहीं। प्रधानमंत्री ने लेह में पहुंचकर जवानों का हौसला भी बढ़ाया और उन्होंने साफ बताया कि देश आपके साथ है, आपके हर कदम के साथ है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं।
लद्दाख से प्रधानमंत्री की ललकार के बाद सभी को इंतजार है कि भारत अब क्या करेगा। चीन अगर नहीं मानता तो विकल्प क्या है, तो आज हम आपको विकल्प बताते हैं। चीन के लिए सबसे पहला विकल्प है कि उनके सैन्य बल को खदेड़ा जाए, ढांचे गिराए जाए। यह सबसे सटीक विकल्प है। भारतीय सेना को सीधे संघर्ष के आदेश दिए जाएं और चीन की सेना द्वारा घुसपैठ कर पिछले हफ्तों के दौरान बनाए गए सभी ढांचों को ध्वस्त कर दिया जाए। इससे सीधे युद्ध के हालात बन जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तो मुश्किल है, गलवान के तुरंत बात कर सकते थे, लेकिन अब 30 घंटे की वार्ता के बाद यह स्थिति सही नहीं बैठेगी। दूसरा विकल्प, चीन की सरजमी पर कब्जा। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारतीय सेना को वहां अब आगे बढ़कर कब्जा करना चाहिए जहां चीनी सैनिकों की पकड़ नहीं है। इससे अदला बदली करने में आसानी होगी। चीन इसे युद्ध भड़काने की कार्रवाई करार दे सकता है। ऐसा करना पूरी तरह संभव है, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। तीसरा विकल्प, दबाव बनाकर वार्ता। इसमें एलएसी पर सेना की अतिरिक्त तैनाती करनी होगी। कब्जे वाले क्षेत्रों को बरकरार कर दबाव बनाते हुए चीन से बातचीत करनी होगी। कई दौर की बातचीत होगी। भारतीय सेना अपने कब्जे वाले क्षेत्र में सैन्य ढांचे भी लगातार बनाएगी। ऐसे में वार्ता के जरिए दबाव बनाते हुए हालात अपने पक्ष में करने की कोशिश होगी और यही सबसे बड़ी संभावना इस समय दिखाई दे रही है। चौथा विकल्प, सीमित युद्ध छेड़ना। भौगोलिक रूप से एलएसी पर ही सीमित युद्ध को छेड़ा जाए। भारत का यह बड़ा सामरिक कदम होगा। युद्ध प्रपंच के रूप में भारत अपनी ओर से संघर्ष समाप्ति की एक तरफा घोषणा भी कर सकता है। ऐसे में चीन एलएसी के अन्य क्षेत्र में युद्ध छेड़ सकता है। इस पर अमल होने की संभावना बेहद कम है। सेवानिवृत्त हो चुके लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी की माने तो चीन पीछे हटेगा और जरूर हटेगा। बस वक्त है और इसी वक्त का इंतजार भारत को है। उम्मीद है कि अब आप चीन का चक्रव्यूह समझ गए होंगे। अब लेते हैं आपसे विदा, फिर हाजिर होते हैं सरहद के नए किस्सों के साथ। सरहद का यह किस्सा अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं। फिर मिलते हैं अगले शो में। नमस्कार।